यहाँ पर क्या बच्चे, टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन मीटर इज एप्लीकेबल। नाउ अब हमारे पास बाय कॉन्सेप्ट टॉर्क किसके बराबर होता है बच्चे, आई अल्फा। Therefore मेरे पास 10 is equal to 4 into alpha. So now the alpha is 2.5 radian per second square. So this is a 2.5 radian per second square. ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, a uniform meter stick of mass m is hinged. हिंज्ड का मतलब समझते हो बच्चे आपके पास क्या होता है, हिंज्ड का मतलब होता है उसको सस्पेंड किया गया। हमारे पास यहाँ पर 1 मीटर आपके पास स्टिक है। नाउ दिस इज द 1 मीटर स्टिक, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, और इसको हिंज कर दिया गया हमारे पास एक स्ट्रिंग से आपके पास, और एक बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास इस पॉइंट से बिल्कुल इसको यहाँ पर हिंज कर दिया गया, यहाँ पर पेच लगा दिया, अब यहाँ से हिल नहीं सकती। और हमारे पास यहाँ पर इसके ऊपर स्ट्रिंग लगा दी। स्ट्रिंग का मतलब बच्चे यहाँ पर मैंने रस्सी से इसको ऐसे करके बांध दिया। यहाँ पर मेरे पास स्ट्रिंग है और दूसरी तरफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर हिंज है। ये बच्चा हमारे पास हिंज है और हमारे पास है व्हाट वुड बी द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन इफ द स्ट्रिंग इज कट। अगर मैं यहाँ से स्ट्रिंग को काट देता हूँ आकाश, तो क्या हो जाएगा, तो ये बच्चा हमारे पास स्ट्रिंग को काटने के बाद ये कैसे नीचे गिरेगा बच्चा हमारे पास, बताओ, ये ऐसे करके नीचे गिरेगा, हाँ या ना। आपने इसको पकड़ के रखा है स्ट्रिंग, ये ऐसे नीचे गिरेगा, एग्जैक्टली ये ऐसे नीचे गिरेगा। तो स्ट्रिंग से कटने के बाद ये एक्सेलरेशन पूछ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास इसका मास m है, तो हमारे पास यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगी आपके पास mg। मैं इस पॉइंट को O मान लेता हूँ। रीजन, जब ये स्ट्रिंग आपके पास कट हो जाएगी तो बताओ ये रॉड आपके पास कैसे नीचे गिरेगी, किस तरीके से नीचे गिरेगी, हाँ या ना। ये रॉड आपके पास यहाँ पर ये ऐसे करके आपके पास नीचे गिरेगी। अगर ये रॉड आपके पास ऐसे नीचे गिरेगी तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं टॉर्क अबाउट ओ। कैलकुलेट द टॉर्क अबाउट ओ। यहाँ पर मैं ओ के अबाउट बच्चे यहाँ पे टॉर्क निकालने की कोशिश करता हूँ इस ओ पॉइंट पर। अच्छा, अब बताओ यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेस लगेगी। मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है mg टॉर्क के लिए, और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना वहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है, L/2। तो जो टॉर्क आएगा वो सिर्फ mg की वजह से आएगा। दिव्यांशु ये बताइए कितने के बराबर आ जाएगा, mg मल्टीप्लाइड बाई L/2। और इसकी डायरेक्शन आपके पास क्या है, L/2 और mg, तो हमारे पास इस तरीके से, यानी कि यह हमारे पास इस तरीके से नीचे गिरेगा विच इज एंटी क्लॉकवाइज, जो कि हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। अब हमारे पास वो पूछ रहा है कि अल्फा कितने के बराबर है। अब टॉर्क आपके पास किसके बराबर हो जाता है, आई इंटू अल्फा। टॉर्क मेरे पास mg L/2 है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या, ये रॉड हमारे पास किस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रही है, एंड पॉइंट के अबाउट। अगर ये एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रही है तो मेरे पास आई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो मेरे पास आई की वैल्यू आ जाएगी mL²/3। क्यों, क्योंकि ये रॉड हमारे पास बिल्कुल एंड पॉइंट से रोटेट हो रही है, वहां पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/3 होता है इंटू अल्फा। ये L से आपके पास एक कैंसिल, M से M कैंसिल। देयरफॉर अब बताओ बच्चे अल्फा आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 3g डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3g डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी है, ये बच्चा हमारे पास आ रही है 3g डिवाइडेड बाई 2। बड़ी सिंपल सी चीज। नेक्स्ट हमारे पास, बोलिए बोलिए सर, हमारे वाले ग्रुप में भी प्लीज इसे भेज देना। अच्छा, आकाश अगर बेटा आप भेज सकते हो, आकाश में 1 मिनट बच्चा मैं भेज देता हूँ। आपका कौन सा ग्रुप, चलो मैं दोनों में भेज दिया, मैंने दोनों में भेज दिया, ठीक है, मैंने दोनों में भेज दिया। चलो ये बच्चा हमारे पास पहले 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास अ मीटर स्केल इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन मोशन। एक बड़ी सिंपल सी चीज है, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या होती है,
सेंटर ऑफ मास। अगर बच्चा हमारे पास कोई भी एक रॉड है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर आपके पास आप उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स लगाते हो, ये सेंटर ऑफ मास है, तो वो बॉडी कभी भी रोटेट नहीं कर सकती। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है बच्चे। ये बच्चे सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आप कोई भी फोर्स लगाते हो तो बच्चे वो बॉडी नेवर रोटेट्स। ये बॉडी बच्चा आपके पास कभी रोटेट नहीं करेगी, और ये बॉडी अगर चलेगी तो कैसी मोशन करेगी बच्चा हमारे पास, बताओ, ट्रांसलेशन। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन करेगी। दिस विल नेवर रोटेट एंड इट विल परफॉर्म अ ट्रांसलेशन मोशन। ठीक, अच्छा, ये तो देखते ही पता लग गया बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन में वो ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। तो वो बोल रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज 0 बट द टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास कैन एक्ट ऑन द स्केल। ये झूठ बोल रहा है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर टॉर्क लग के वो ट्रांसलेशन मोशन कैसे कर सकती है। फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल 0 एंड द टॉर्क एक्टिंग आपके पास अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्केल इज आल्सो 0। बच्चे हमारे पास बिल्कुल सही चीज, क्योंकि ये बच्चे कोई भी फोर्स अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट लग रही है, ये ध्यान रखना बच्चे, तो सेंटर ऑफ मास में से इसका लाइन क्या हो रहा है बच्चे आपके पास, क्रॉस हो रहा है। अगर ये सेंटर ऑफ मास में से इसका लाइन आपके पास क्रॉस हो रहा है तो नेट टॉर्क आपके पास क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। नेट टॉर्क बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, 0 के बराबर आ जाएगा। 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास ऑप्शन नंबर बिल्कुल 2 सही है। और क्यों सही है बच्चे हमारे पास, क्योंकि बच्चे यही तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है। थर्ड भी पढ़ लेते हैं, द टोटल फोर्स एक्टिंग नॉट नीड टू बी 0 बट द टॉर्क ऑन इट इज 0। ये भी गड़बड़ चीज है। तो ये बच्चे सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्या आप सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स लगाओगे तो बॉडी ट्रांसलेट करेगी, और ये डेफिनेशन भी। और क्वेश्चन नंबर 3 इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको कोई पर्सन मना नहीं कर रहा है कि आप क्वेश्चन को ना पूछें। कोई चीज ना समझ में आए दोबारा पूछ सकते हो। जैसे कि अब नितिका ने पूछा शीर्ष, उसको नहीं क्लियर हो रहा तो उसने पूछा, कोई गलती थोड़ी ना की। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास, अ मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन द नाइफ एज। क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, एक मीटर को बच्चा हमने बैलेंस किया किसके ऊपर, नाइफ एज के ऊपर। नाइफ एज का मतलब होता है बिल्कुल पतले से किसी पॉइंट के ऊपर। एट इट्स सेंटर, मतलब कि सेंटर का मतलब 50 सेंटीमीटर। क्यों भाई, क्योंकि इसकी शुरुआत 0 सेंटीमीटर होती है एंड 100 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब इसका बीच वाला पोर्शन कितने के बराबर है, 50 सेंटीमीटर। When the two coins each of mass 5 gram is put one on the top of the other at 12 सेंटीमीटर mark, यानी कि यहाँ से 12 सेंटीमीटर के ऊपर 5-5 ग्राम के, यानी कि टोटल 10 ग्राम के अपने कॉइन रख दिए, तो यहाँ से बच्चा हमारे पास ये 12 आपके पास सेंटीमीटर है। ये 12 सेंटीमीटर है हमारे पास। The stick is found to be balanced at 45 सेंटीमीटर। तो हमारे पास बच्चे ये जो स्टिक है, अब ये बैलेंस करने के लिए आपको नाइफ एज यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, और ये 45 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो जाएगी। ऐसा क्यों, मैं समझाता हूँ बच्चे, ऐसा क्यों। आप एक बात बताएं बच्चे, इनिशियली इस बॉडी का यहाँ पर बैलेंस हो जाता है कॉइन के बाद, तो इसका मतलब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर सिचुएशन को समझे तो 2 सिचुएशन बन रही। नंबर 1, यहाँ पर मैंने इसको 50 सेंटीमीटर के मार्क पे रखा बच्चे, हाँ या ना, और यहाँ पर बच्चे नीचे की तरफ को मेरे पास क्या लग रहा है, शाबाश बता दो, इसका वेट mg लग रहा है। इसका वेट बच्चा हमारे पास mg लग रहा है, जो कि इस मीटर स्टिक का वेट। ये बिल्कुल बैलेंस है, कोई नो कॉइन इज प्लेस्ड, नो कॉइन इज प्लेस्ड, कोई कॉइन प्लेस नहीं किया गया, बिल्कुल भी। और हमारे पास ये क्यों बैलेंस है,
क्योंकि आप इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर बच्चे इसको बैलेंस कर रहे, तो कोई फोर्स नहीं डेवलप हो रही, कोई टॉर्क डेवलप नहीं हो रहा, और नेट बच्चा हमारे पास यहाँ पर 0। ये बिल्कुल बैलेंस्ड है, ये पहली सिचुएशन। और दूसरे केस के अंदर बच्चे, जैसे आप यहाँ पर दो कॉइन को प्लेस करते, तो आपको इसको बैलेंस करने के लिए कहां पर लेके आना पड़ेगा, शाबाश बता दो, 45 सेंटीमीटर पे। तो बताओ इसका वेट अब कहाँ की तरफ को लगता रहेगा, शाबाश बता दो। इसका वेट बच्चा हमारे पास यहाँ पे लगता रहेगा mg, यहाँ पर वो तो 50 सेंटीमीटर पे लग रहा है। mg किसका वेट है आपके पास, ये वेट है मीटर स्टिक का। और यहाँ पर आपने दो कॉइन और रखे हुए 5-5 ग्राम के, यानी कि 10 ग्राम के। तो 10 ग्राम का मतलब आपके पास 10 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 10। ये मेरे पास मास आ गया कॉइन्स का, और ये जी, ये कॉइन्स बच्चा अगर यहाँ से 12 सेंटीमीटर दूर है, तो इस नाइफ एस से कितनी दूर हो जाएगी, तो 45 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर कितनी दूर होता है, शाबाश बता दो बच्चे। हमारे पास ये आ जाएगा 33 सेंटीमीटर। यानी कि इस ओ पॉइंट के अबाउट जो आपके पास अब इसको बैलेंस कर रहा है, एक टॉर्क आपके पास इसका वेट लगा रहा है, एक टॉर्क इन दोनों कॉइन्स का बच्चे लगा रहा है, दोनों के टॉर्क लग रहे हैं। इस कॉइन का वेट इसको यहाँ पर गिराना चाहता है, और इस मीटर स्टिक का जो वेट है बच्चे इसको यहाँ गिराना चाहते हैं, लेकिन 45 सेंटीमीटर पर वो बैलेंस होगी। बैलेंस कोई चीज कब होती है, जब हमारे पास टॉर्क ड्यू टू mg, जो कि बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका वेट mg है, और इसका डिस्टेंस कितना बच्चे यहाँ से बताओ, 50 और 45, तो कितना आ जाएगा आपके पास, यह बच्चा हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। और टॉर्क ड्यू टू दी टू पॉइंट्स, ये बच्चा हमारे पास 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10, और डिस्टेंस 33 सेंटीमीटर। एक टॉर्क हमारे पास यहाँ पर क्या लग रहा है बच्चे, क्लॉकवाइज, और दूसरा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, बैलेंस हो जाएगा। देयरफॉर मेरे पास आ जाएगा mg इंटू 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपके पास 100 10 की पावर -3, तो 100 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 33 सेंटीमीटर। ये 33 सेंटीमीटर से, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, एक जी से ये 10 चला गया, तो मास किसके बराबर आ गया, ये 5 से बच्चे आपके पास 2 चला जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 66 इंटू 10 की पावर -3। तो 66 इंटू 10 की पावर -3 आपके पास केजी, या फिर इसका वेट बच्चे हमारे पास आएगा 6.6, क्योंकि 10 की पावर -2 आपके पास, या फिर और भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर वेट करो मैं बता देता हूँ बच्चे, एक मिनट। यहाँ पर हमारे पास इसके लिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 66 इंटू 10 की पावर -3 और 10 की पावर 3 ग्राम, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ इसका वेट कितने के बराबर आ जाएगा, 66 के। इसका वेट हमारे पास 66 ग्राम। कॉन्सेप्ट क्या, क्या हमारे पास यहाँ पर जो टॉर्क लग रहा है, जो कॉइन्स का टॉर्क लग रहा है और इसके वेट का जो टॉर्क लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो पहले क्या था, पहले ये बैलेंस क्यों था, क्योंकि जो आपने नाइफ एज था वो ठीक इसके सेंटर ऑफ मास के नीचे लगाया था, वहीं आप फोर्स लगा रहे हो, तो ये रोटेट तो करेगा नहीं। आपके पास एक तरफ कॉइन है तो झुकना शुरू होता है, तो आप फटाफट इसको बैलेंस कर देते हो, ताकि दूसरी तरफ से इसका जो वेट है जो 50 सेंटीमीटर पे लग रहा है वो इसको बैलेंस कर दे, और ये आपके पास दोबारा से हॉरिजॉन्टल हो जाए। जी, किसी बच्चे का डाउट इस क्वेश्चन में, किसी बच्चे का डाउट इस क्वेश्चन में, बेटा बोलो शाबाश। क्लियर है सर। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फिर से देखिए। A 5 Newton weight is balanced on the top of the vertical wheel of radius 1 meter. The torque exerted by the weight. The torque exerted by the weight on the axis of rotation of the wheel. देखिए क्या बोलना चाह रहा है, मेरे पास यहाँ पर बेटा जी एक व्हील आ गया, इस व्हील के साथ आपके पास यहाँ पर एक रस्सी है, रस्सी के नीचे मेरे पास यहाँ पर एक मास है, और हमारे पास यहाँ पर इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो बोलता है इस मास के वेट की वजह से इस ओ पॉइंट से कितना टॉर्क लगेगा।
बताओ शाबाश। अब तो बच्चे आपको बताना चाहिए 0 ये 0 आ जाएगा। ये O पॉइंट है बच्चे हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पर mg। अब तो पता लग जाना चाहिए कि इस mg की वजह से O पॉइंट पर टॉर्क क्या लग जाएगा बच्चे हमारे पास 0। सिर्फ क्यों बच्चे? क्योंकि mg का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चा हमारे पास, याद रखना बच्चे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चा हमारे पास टॉपलिंग। टॉपलिंग टॉपलिंग क्या चीज होती है, पहले हम इसको अंडरस्टैंड। टॉपलिंग का मतलब होता है पलटी मारना। टॉपलिंग का मतलब होता है पलटी मारना। पर कैसे पलटी मारना, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को तुमने ग्राउंड के ऊपर प्लेस किया हुआ है। इसको बच्चे आपने ग्राउंड के ऊपर प्लेस किया हुआ है, ध्यान से समझना। और आप इसके ऊपर अगर फोर्स लगाना शुरू करते हो, तो ये जो मास है बच्चा हमारे पास क्या करेगा, ये मास इस तरीके से हवा में उठने की कोशिश करेगा, ऐसे। ये मास बच्चा हवा में ऐसे करके उठने की कोशिश करेगा और बच्चे पलटने की कोशिश करेगा। हाँ या ना बच्चे, बता सकते हो आप? यस सर। ऐसा होता है? यस सर। बिल्कुल, जब आप फोर्स लगाते हैं तो वो पलटता है। और बच्चा हमारे पास जब वो पलट जाता है तो हम बोलते हैं टॉपल कर गया, यानी कि पलटी मार गया। बहुत सारी चीजें बच्चे हमारे पास, जैसे कि ये चीज है बच्चे, मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाई तो ये टॉपल कर गया, नीचे गिर गया। मेरे पास कोई भी ऐसी चीज है जो टॉपल कर सकती है। मेरे पास कोई भी एक ऐसी चीज है जिसको मैं टॉपल करवा सकता हूँ, पलटा सकता हूँ, पर कैसे? क्वेश्चन है कैसे टॉपल कैसे किया जाता है, कंडीशन ऑफ टॉपलिंग क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। कंडीशन ऑफ टॉपलिंग, कंडीशन ऑफ टॉपलिंग समझने के लिए सबसे पहले बच्चे मुझे इस बात को यहां पर एग्री करना पड़ेगा कि जो हमारे पास एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शन आता है, फोकस करना, जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन होता है एक सरफेस और दूसरी सरफेस के बीच में, हमारे पास दो सरफेसेस के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो छोटा छोटा नॉर्मल रिएक्शन का वेक्टर सम होता है। यह बच्चे बहुत सारे छोटे छोटे नॉर्मल रिएक्शंस का वेक्टर सम है। ये नीचे जितने नॉर्मल रिएक्शन है ये इनका वेक्टर सम है। और ये नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली mg से कौन सी डायरेक्शन में लगता है बच्चे? mg की डायरेक्शन में लगता है। मेरी बात को समझ लो, ये सारे नॉर्मल रिएक्शन है जो हर छोटे छोटे पॉइंट पर लग रहे हैं, और इनके वेक्टर सम को बच्चे हम यहाँ पर n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसके सेंटर ऑफ मास या mg जहां पर लगता है वहां से एक्ट कर जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज बच्चे, दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चे आप जिंदगी में याद रखना, दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चे आप याद रखना, नॉर्मल रिएक्शन कैन शिफ्ट। नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट्स। नॉर्मल रिएक्शन बच्चे हमारे पास शिफ्ट हो सकता है, पर कब और कैसे? नॉर्मल रिएक्शन बच्चे हमारे पास शिफ्ट हो जाता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। हम बच्चे जब कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो बच्चा हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्या कर जाता है? शिफ्ट कर जाता है, वो अपनी जगह चेंज कर जाता है। और बच्चे इसकी वजह बच्चे हमारे पास क्या है? ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ द प्रेशर, ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ द प्रेशर। आप इस बात से एग्री करोगे क्या? अगर आप में से कोई भी पर्सन इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से फोर्स लगाएगा, यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर फोर्स लगाओगे, बताओ क्या चीज होगी? आपका प्रेशर कहाँ की तरफ को शिफ्ट होगा? बताओ शाबाश। आप जब आप राइट टू लेफ्ट फोर्स लगाओगे तो आपका प्रेशर कहाँ की तरफ को शिफ्ट होगा? आपका प्रेशर यहाँ पर इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ, जहां पर आप फोर्स लगाए। और इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर अब नॉर्मल रिएक्शन mg के बजाय बच्चे आपके पास कहां पर लगना शुरू हो जाएगा बच्चे? थोड़ा आगे से, जहां पर प्रेशर बढ़ जाता है। जहां पर प्रेशर बढ़ जाता है, अब प्रेशर यहाँ शिफ्ट हो गया। नॉर्मल रिएक्शन अब ज्यादा कहां से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, फ्रंट से, क्योंकि आप फोर्स यहाँ लगा रहे हो। तो नॉर्मल रिएक्शन की आगे शिफ्ट आपके पास होने के यहाँ पर चांसेस आ जाते हैं।
थे, तो नॉर्मल रिएक्शन आगे चला गया। लेकिन यहाँ पर अभी भी नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? शाबाश बता दो, mg के बराबर है। अभी भी ये मेरे पास mg के बराबर है, हालांकि नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो गया, लेकिन अभी भी n किसके बराबर होगा? mg। पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, नॉर्मल रिएक्शन क्यों शिफ्ट हुआ? मैं जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाता हूं तो नॉर्मल रिएक्शन क्यों शिफ्ट होता है? तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया कि भाई नॉर्मल रिएक्शन काहे शिफ्ट हुआ? तो अब आप बोलोगे व्हाई देयर इज शिफ्टिंग ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। तो हमारे पास आता है टू अवॉइड द टॉपलिंग, ताकि बच्चे हम अवॉइड कर सके टॉपलिंग की। पर कैसे? फिर बच्चा बोलते हैं सर कैसे, कैसे यहाँ पर टॉपलिंग बच सकती है? मैं आपको समझाता हूँ। ये बच्चा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास को हम O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चा हमारे पास mg लग रही है, इसकी लेंथ बच्चा हमारे पास यहाँ पर L के बराबर है। फोकस करते रहना। और मैं यहाँ पर एक फोर्स लगा रहा हूँ F, ये फोर्स लगा रहा हूँ, ये एक्सटर्नल फोर्स है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, इस फोर्स के लगाने से आपका नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पर चला गया? आपके पास आगे की तरफ को चला गया। ये नॉर्मल रिएक्शन आगे चला गया। सपोज कि यह कहां पर चला गया? आपके पास x डिस्टेंस आगे चला गया। अब ध्यान से समझना, अब आपकी समझ है। और यहां पर जब तक आप टॉर्क की नॉलेज नहीं गेन कर पाओगे तो ये पॉइंट भी नहीं समझ पाओगे। सबसे पहले टॉर्क ड्यू टू द फोर्स, मुझे सिर्फ डायरेक्शन बतानी, डायरेक्शन के ये फोर्स के टॉर्क बतानी है बच्चे अबाउट ओ। आपने ओ पॉइंट के अबाउट फोर्स का टॉर्क बताना है। ये फोर्स बच्चा हमारे पास यहां जा रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास नीचे से ऊपर की तरफ है। और बताओ बच्चे, ये मेरे पास आर अब ऊपर की तरफ है, फोर्स यहाँ की तरफ को आगे की तरफ को जा रही है। तो बताओ इसकी वजह से टॉर्क आपके पास कैसा प्रोड्यूस होगा? क्लॉकवाइज। Clockwise. बेटा क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है क्योंकि आर ऊपर है, फोर्स यहाँ पर है, तो क्लॉकवाइज। और ये नॉर्मल रिएक्शन जो कि आगे चली गई, यहां से बच्चे अगर मैं आपको बोलता हूँ फोकस करना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, ये बच्चे परपेंडिकुलर डिस्टेंस x और फोर्स ऊपर है, फोर्स का लाइन एक्शन ऊपर है। अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन का जो आपके पास टॉर्क होगा वो क्या होगा? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? Anti clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। अब बात को समझो, अब आप इस बात को अप्रिशिएट करो। क्या हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किसको संभाल लेता है बच्चे? क्लॉकवाइज टॉर्क। अगर ये डिस्टेंस L/2 तो हमारे पास क्या बच्चे? फोकस करना। यहाँ पर मेरे पास F इंटू L/2 जो फोर्स का टॉर्क है वो एग्जैक्टली बच्चे mg इंटू x के बराबर होता है। तभी तो आप जोर लगाते हो तो कई बार चीजें पलटती नहीं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन आगे जाकर उस बॉडी को संभाल लेता है, वो संभाल लेता है, बोलता है मैं इतना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा हूँ कि तेरे को हम पलटने नहीं देंगे। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है बच्चे, ये तो मान लिया जाए कि टॉपलिंग बच्चे मेरे पास अवॉइड हो जाएगी, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, इफ यू कंटिन्यू टू इंक्रीज फोर्स तो क्या होगा बताओ? इफ यू कंटिन्यू टू इंक्रीज फोर्स तो बताओ क्या होगा? शाबाश। इफ यू कंटिन्यू टू इंक्रीज फोर्स तो बताओ क्या चीज आ जाएगी? शाबाश बताओ। नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क कम होगा। आगे चलता नहीं, नॉर्मल रिएक्शन आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इफ यू कंटिन्यू टू इंक्रीज द फोर्स, अगर बच्चे फोर्स आप इंक्रीज करोगे नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट्स, नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट्स, आपका नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होता रहेगा। बेटा ध्यान से समझना। और बच्चे नॉर्मल रिएक्शन मान लो इतना शिफ्ट हो गया, अब आप बोलोगे सर कितना शिफ्ट हो गया? क्या हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल बाउंड्री पे पहुंच गया। आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो पूरा कहां पर पहुंच गया? बाउंड्री पे पहुंच गया। आपका ये नॉर्मल रिएक्शन कहां पर पहुंच गया? बिल्कुल बाउंड्री पे पहुंच गया। आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कहां पर पहुंच गया बच्चे? बाउंड्री पे। तो मिनट वेट करो, हमारा नॉर्मल रिएक्शन कहां पर पहुंच गया? बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर। आपके बड़ी फोर्स लगाने से नॉर्मल रिएक्शन कहां पर पहुंच गया? ये आपने F फोर्स लगाई, नॉर्मल रिएक्शन बाउंड्री पे पहुंच गया। ये O है और ये बच्चा हमारे पास नीचे की तरफ को mg लग रहा है और ये डिस्टेंस हमारे पास L/2 है। मान लो कि ये डिस्टेंस मेरे पास B/2, तो बताओ अब क्या हो जाएगा? अब बच्चे जैसे ही आप इससे बड़ी फोर्स लगाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन कहां पर चला जाएगा? बॉडी से बाहर। और आपको भी पता है नॉर्मल रिएक्शन बॉडी से बाहर जाने का मतलब अब ये बॉडी पलट जाएगी।
तो अगर मैं इतनी फोर्स लगा देता हूं एफ डैश, क्या आपके पास इस एफ डैश लगाने के बाद आपका नॉर्मल रिएक्शन एन b/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है, तो FL इज इक्वल टू mg इंटू बी। क्या हमारी जो फोर्स है वो किसके बराबर है? mg b/l, जहां पर L हमारे पास इस पर्टिकुलर बॉक्स की लेंथ है और बी बच्चे हमारे पास इसकी ब्रेड्थ है। कि नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पहुंच गया बच्चे? बिल्कुल कोने पे पहुंच गया। इसके बाद अगर कोई पर्सन एफ डैश इज ग्रेटर देन, देखना बच्चे बड़े आराम से देखना, अगर एफ डैश बच्चे हमारे पास क्या हो जाए? ग्रेटर देन एम जी b/l से बड़ी हो जाए, तो ये बॉडी आपके पास क्या कर जाएगी बच्चे? टॉपल कर जाएगी। तो ये कौन सी कंडीशन है? ये बच्चा हमारे पास कंडीशन है जहां पर मोशन इंपीडिंग है। इंपीडिंग का मतलब कभी भी बच्चे आपके पास टॉपल हो सकती है, ये कभी भी टॉपल हो सकती है। जरा से आपने फोर्स इस फोर्स से बड़ी की तो बच्चे नॉर्मल रिएक्शन बॉडी के बाहर और टॉपल हो गए। अब बच्चा बोलता है सर क्या ये चीज बिल्कुल प्रैक्टिकल है? मैं बोलता हूँ तुम खुद आंसर दे के बताओ। अब मैं बच्चों से 2 से 3 क्वेश्चन के आंसर पूछता हूँ। मेरे पास पहला क्वेश्चन आपके पास है, मेरे पास एक ईंट है, आपके घरों के आसपास ईंट होगी, मैंने उस ईंट को ऐसे रखा और दूसरे केस में मैंने जमीन पे उस ईंट को ऐसे रखा। बताओ एक्सटर्नल फोर्स लगाने से कौन पहले टॉपल करेगा? सेकंड वाली। अब आपको अगर आप किसी छोटे बच्चे से पूछना जिसको टॉपल का नहीं भी पता हो, वो जवाब दे देगा, बोल देगा सेकंड वाली नीचे गिर जाएगी। और अगर बच्चा हमारे पास मेरे लिए एक पिरामिड का स्ट्रक्चर ऐसा हो और दूसरा पिरामिड का स्ट्रक्चर ऐसा हो, जल्दी बताओ कौन पहले टॉपल करेगा? बताओ शाबाश। सेकंड वाला। इन दोनों केसेस में ये क्यों टॉपल कर रहे हैं? आंसर है नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन बॉडी से बाहर जाते हुए बड़ा टाइम लगाएगा, हाँ या ना? और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन बॉडी से जाने में जल्दी टाइम लगाएगा कि कम टाइम लगाएगा? जल्दी कम time। टाइम। तो जो देखो कोई भी बॉडी टॉपल कब करती है, इसकी साइंस समझिए, इसके पीछे का विज्ञान समझिए, इसके पीछे की नॉलेज समझिए। अगर आप किसी अनपढ़ आदमी को भी ये बोले कि देखिए कौन पहले पलटेगा, तो वो सेकंड का जवाब देगा, जबकि उसने बिल्कुल फिजिक्स नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि फिजिक्स हमारे माइंड के अंदर है। और दुनिया बोलती रहती है ये मुश्किल है। पता है क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमको नॉर्मल रिएक्शन पढ़ना पड़ता है। हम डायरेक्ट तो आंसर दे देंगे, लेकिन हम नॉर्मल रिएक्शन वाली कहानी जब समझते हैं, बोलते हैं यार बड़ा मुश्किल काम हो गया यार, ये कैसे होगा? और दूसरे केस में भी बच्चे हमारे पास बच्चे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? बॉडी के अंदर काफी देर तक रहेगा, और यहाँ पर आपने एक धक्का मारा और नॉर्मल रिएक्शन बॉडी के बाहर ले जी भी, बॉडी टॉपल हुई। तो बॉडी के टॉपलिंग होने की वजह हमारे पास क्या है? नॉर्मल रिएक्शन का शिफ्ट होके बॉडी से बाहर निकल जाना। और इसके अंदर हम करते क्या है? इंपीडिंग मोशन की कंडीशन को देखते हैं। जैसे अब हम आपके क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द साइड ए रेस्ट ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. The friction is sufficient to prevent the sliding. A horizontal force is applied on the top as shown. The minimum force required to topple the block is. The minimum force required to topple the block is. यानी कि ब्लॉक को टोपल करने के लिए आपको मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन के अंदर उसने तो बड़ा आसान काम कर दिया। ये भी बच्चा हमारे पास ए ले लिया, ये भी मेरे पास ए ले लिया। तो हमारे पास यहाँ से आपके पास जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो टॉपल से बचने के लिए नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ यहाँ तक भाग सकते हैं। इसका टॉर्क बच्चे a/2 पे लगेगा, हाँ या ना? और इसका टॉर्क भी बच्चे हमारे पास किस पे लग जाएगा? शाबाश बता दो बच्चे। A/2 ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर a/2 के ऊपर लग जाएगा, ये हमारे पास है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए, ये हमारे पास यहाँ पर आपके पास है, नहीं इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ एक और चीज है। ये पॉइंट है बच्चे, फोकस करना, ये पॉइंट है। अगर बच्चा हमारे पास फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, ये मैं थोड़ा भूल गया था बच्चे, आई मस्ट रिकरेक्ट माई सेल्फ। अगर बच्चा हमारे पास फ्रिक्शन आपके पास प्रेजेंट है, तो याद रखना, मैं इसको मिटा रहा हूँ बच्चे, आई एम सॉरी फॉर दैट। कई बार होता है बच्चा हमारे पास कि हमारा माइंड जो है वो किसी और जगह पे फोकस होता है। मैं फिर से आपको बताता हूँ। अगर बच्चा हमारे पास फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ये देखिए हमारे पास
ये बच्चा हमारे पास फ्रिक्शन प्रेजेंट है, यहाँ पर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ। ये बच्चा हमारे पास हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। इसके साइड बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, a/2, और बच्चा हमारे पास a, फिर मैं a/2 पे पहुंचा हूं। मेरा दिमाग जो है ना वो a/2 पे अटक जाता ना, जब किसी पे अटक जाता ना, फिर दिमाग बार बार पता है आपको कंफ्यूज करता है उसी तरफ ले जाकर। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसका वेट mg नीचे की तरफ को लग रहा है, ये वेट बच्चा हमारे पास mg यहाँ की तरफ को लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर जब आप फोर्स F लगाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन अपनी जान बचाने के लिए लास्ट कहाँ तक भाग सकती है बच्चे, यहाँ तक। ये बच्चा आपके पास यहाँ तक, ये नॉर्मल रिएक्शन। ये बच्चा हमारे पास आ गया नॉर्मल रिएक्शन। अब टीचर हमको यही बोल रहा है, क्या आपके पास अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट है तो मुझे यहाँ पर बताना है बच्चे कि मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए होगी। तो याद रखना, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो फिर आप सेंटर पे नहीं बच्चे, जो पॉइंट है जहां पर नॉर्मल रिएक्शन बच्चे आपके पास लगता है बच्चे, आप उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हो। प्लीज बच्चे यहाँ पर मैं अपने आप को फिर रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। मैं पहले मेरे को फ्रिक्शन का बताकर ये क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए था, मैंने वहां पर नहीं बताया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन बच्चे फोकस करना, अगर टीचर फ्रिक्शन की बात करता है तो जो पॉइंट है जहां पर नॉर्मल रिएक्शन लास्ट पहुंचेगा उस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालना। प्लीज बच्चे इस बात को फोकस करना, इसके अबाउट निकालें। अच्छा, अब देखते हैं बच्चे हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास फोर्स है। अब मैं टॉर्क निकालता हूं ड्यू टू द फोर्स अबाउट ओ। तो बताओ अब आपके पास कैसे आ जाएगा, शाबाश बताओ। ये अबाउट ओ फोर्स तो एफ है, ये फोर्स का हमारे पास क्या बन गया, शाबाश बता दो, लाइन ऑफ एक्शन। और हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, तो एफ इंटू ए डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पर फोर्स यहाँ पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर, तो ये ऐसे आ जाएगा। दूसरा, टॉर्क ड्यू टू द नॉर्मल रिएक्शन 0, तो फिर टॉपलिंग से कौन बचाएगा, अब आपका वेट बचाएगा, ये mg। जो आपका वेट है आपको दोबारा वापस नीचे लेके आने की कोशिश करेगा। और इसका डिस्टेंस अब आपके पास किसके बराबर है, a/2। जो डिस्टेंस है बच्चा हमारे पास O से a/2, तो इसकी वजह से अब टॉर्क निकाल लेते हैं। देख लीजिए आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है, आपका वेट आ गया mg और परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2, और डायरेक्शन ये बच्चा हमारे पास ऐसे, देखो ऑपोजिट है, ये इस तरफ में है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो बैलेंस हो जाएगा। देयरफॉर आपके पास टॉपलिंग तक की कंडीशन किसके बराबर है, mg इंटू a/2। तो ये a से आपके पास a कैंसिल, तो मिनिमम फोर्स आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, mg/2। तो मिनिमम फोर्स बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, mg/2 के बराबर आ जाएगी। तो ये मिनिमम फोर्स है, याद रखना। ये हमारे पास फ्रिक्शन का केस है, तब आप लास्ट पॉइंट के ऊपर जहां पर नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होता है, ये पॉइंट के बारे टीचर फ्लो में होता है तो वो भूल जाता है बच्चे, बहुत सारी चीजें होती हैं, इस वजह से वो पॉइंट मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन ये आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉपलिंग वाला नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट वन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7। आप सब बच्चों को नोटिफिकेशन आ गई है कल के टेस्ट की बच्चे? यस सर। यस सर। बिल्कुल बच्चे। और क्वेश्चन नंबर 7 बच्चा हमारे पास क्या, A uniform ladder of mass 10 kg leans against the smooth vertical wall, making the angle 53 degree with it. Other end rest on the rough horizontal floor. The friction force acting on it is. अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या है कि ये एक वर्टिकल आपके पास बच्चे दीवार है, और हमारे पास इसके नीचे हमारे पास यहाँ पर एक रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस है, और इसके ऊपर बच्चा हमारे पास क्या है, एक जिसको हम बोल सकते हैं बच्चे लैडर जो है वो हमारे पास यहाँ पे रखी गई है। स्मूथ सरफेस है, लेकिन जो ग्राउंड है वो स्मूथ ना होके बच्चे रफ है। तो ये एंगल 53 डिग्री है, ये अगर 53 डिग्री है तो दूसरा एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, शाबाश बता, 37 डिग्री। तो ये बच्चा हमारे पास 37 डिग्री। अब मुझे फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है। सबसे पहला नॉर्मल रिएक्शन यहाँ बनेगा, तो N1,
देखते चलो। दूसरा बच्चा हमारे पास N2 ऊपर बन जाएगा। तीसरा इसकी वेट आपके पास mg नीचे की तरफ है, यह हमारे पास है, ये वेट बच्चा हमारे पास mg नीचे की तरफ है। इसके फ्रिक्शन और इसका मास कितने के बराबर है 10 kg, तो 100 न्यूटन की फोर्स है। लेंथ दे रखी है, कोई लेंथ नहीं दे रखी है, हम इसकी लेंथ बच्चे यहाँ पर L एज्यूम कर लेते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस लैडर की लेंथ मेरे पास L के बराबर है, तो इसके लेंथ को बच्चे हम यहाँ पर L मान लेते हैं। यह नॉर्मल रिएक्शन है, जो नॉर्मल रिएक्शन है बच्चे वो हमारे पास N2, इस की टेंडेंसी नीचे गिरने की ऐसे होगी, क्योंकि ऊपर स्मूथ है ना, तो ऊपर से नीचे खिसकेगी, तो हमारे पास इसकी टेंडेंसी पीछे जाने की होगी, तो यहाँ पर फ्रिक्शन कहाँ की तरफ को लग जाएगी, आगे आगे की तरफ। यहाँ पर बच्चा हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो इस तरीके से आगे लग जाएगी, ये फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगी, म्यू इनटू आपके पास N2 के बराबर। ये हमारे पास पॉइंट है। मैं सारी के सारी इसकी मोशन O पॉइंट के अबाउट स्टडी करने की कोशिश करूंगा, जल्दी काम हो जाएगा। नंबर 1, सबसे पहले ये रॉड हमारे पास किसके अंदर है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर। अगर ये मेरे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, तो हमारे पास इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर नंबर 1 एक्स एक्सिस, तो म्यू इंटू N2 इज इक्वल टू N1, वाई एक्सिस यानी कि 100 इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर N2, एंड देयरफॉर इस वजह से म्यू इंटू 100 इज इक्वल टू किसके बराबर है, मेरे पास N1 के बराबर। नाउ दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशन। दूसरा, यहाँ पर मेरे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है, तो मेरे पास यहाँ पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है अबाउट O पॉइंट। अबाउट बच्चा हमारे पास यहाँ पर O पॉइंट, अगर O पॉइंट के अबाउट है तो N2 और म्यू N2 इनकी आपके पास डायरेक्ट टॉर्क 0 है, N2 0 और बच्चे हमारे पास म्यू N2 0। पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो भी लाइन ऑफ एक्शन है, इन दोनों का बच्चे हमारे पास जो भी लाइन ऑफ एक्शन है वो हमारे पास कहाँ से पास हो रहा है, O में से पास हो रहा है। अगर किसी भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन O में से पास हो जाए तो हमारे पास यहाँ पर आप क्या बोलते हो, उसका टॉर्क किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। नेक्स्ट वन, यहाँ पर 100 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से पास हो रहा है, ये देखिए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने वाला रह गया, सब निकालेंगे तुम टेंशन मत लो। इसका अब यहाँ पर यहाँ से लेके आपके पास तो L/2 है, क्योंकि ये हाफ है, तो अब L/2 हाइपोटेन्यूज हो गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया, L/2 cos of 37। ये हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स नीचे है, तो ये टॉर्क यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो टॉर्क ड्यू टू दी 100 न्यूटन, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय L/2 cos 37। cos 37 अब आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर cos 37 निकालने के लिए ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। अगर ये एंगल 37 होता है तो 3, 4 और 5, यानी कि मेरे पास आ गया 4/5, और ये मेरे पास यहाँ पर कैंसिल होके 2 और ये कैंसिल होकर बच्चा हमारे पास 20, तो टॉर्क मेरे पास आ गया 20L। नंबर 1। दूसरा, यहाँ पे टॉर्क ड्यू टू N1 बताओ किसके बराबर है, शाबाश बता दो। अगर मैं N1 की वजह से यहाँ पे टॉर्क बता दूं तो N1 का पहले मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, बोलो बोलो बच्चे बोलो, शाबाश। सर वहाँ 40L नहीं आएगा, मैं देख लेता हूँ बच्चे, हाँ 40L आएगा, ठीक है, थैंक यू, 40L आएगा, सही कह रहे, मैंने 2 देखा ही नहीं, मैंने 2 देखा ही नहीं, यहाँ पर 40L आएगा, ठीक है, मैंने इसको देखा। N1 का लाइन ऑफ एक्शन बना दिया, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ड्रॉ कर देते हैं, तो मेरे पास ये आ गया बच्चे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये कैसे निकालोगे, निकालोगे कैसे, ये 53 डिग्री है तो ये भी 53 डिग्री है बच्चे हमारे पास, और ये L है तो ये L cos of 53 डिग्री, L cos of 53 डिग्री, 53 डिग्री के अंदर cos होता है 3/5, याद रखना, cos of 53 डिग्री बच्चा हमारे पास क्या होता है 3/5। तो मेरे पास अब इसकी वजह से क्या टॉर्क आ जाएगा, तो मेरे पास आ गया N1 मल्टीप्लाइड बाय
n1 मल्टीप्लाइड बाय l cos ऑफ बच्चे 53 डिग्री 3/5, तो n1 इंटू l और ये बच्चा हमारे पास 3/5। अब ये दोनों टॉर्क बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये टॉर्क आपके पास ऐसे चलेगा, साफ नजर आ रहा है, एक चल रहा है क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो 40l इज इक्वल टू n1 3l/5, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर मेरे पास n1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 200 डिवाइडेड बाई 3, मेरे पास n1 आ गया। और जैसे बच्चा हमारे पास n1 आ जाएगा तो मेरे पास अब देखते हैं बच्चे और क्या क्या चीज आएगी। देयरफॉर म्यू इनटू 100 इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास n1, और n1 की जगह बच्चा हमारे पास 200/3, तो ये बच्चा हमारे पास आ गया 200/3, तो ये कैंसल, तो म्यू की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, शाबाश बता दो, 2/3। ये हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी कि आपके पास म्यू की वैल्यू 2/3। और अब रह गया बच्चा हमारे पास क्या निकालने वाला, कि मेरे पास यहाँ पर मुझे अगर म्यू की वैल्यू है तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है, वो तो n1 के बराबर है। देयरफॉर अब बच्चा हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है, आपके फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर बराबर है म्यू इंटू 100, और वो n1 के बराबर है, और n1 बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, आपके पास 200/3, पर हमने ज्यादा आगे नहीं कर लिया कहीं पर, एक मिनट, हमने क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन कौन को 200/3 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है बच्चा आपके पास 66 पॉइंट समथिंग होता है बच्चा, हाँ या ना, है ना, यस सर। तो फिर क्वेश्चन पहली ऑप्शन बन जाएगी 67 न्यूटन। मैं ऐसी म्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ बेवकूफों की तरह, कई बार होता है हम इमोशनल हो जाते हैं, म्यू निकालेंगे, म्यू से फ्रिक्शन निकालेंगे, अरे यार ये तो देख ले कि फ्रिक्शन फोर्स जो है म्यू 100 के बराबर है, तो फ्रिक्शन बच्चे हमारे पास यहाँ पर 66.6 न्यूटन के आसपास है, वो हम निकाल चुके हैं। चलो म्यू निकाल दिया, कभी किसी एग्जाम के अंदर म्यू की जरूरत होगी तो वो भी निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन है बच्चे। नेक्स्ट हार्ड क्वेश्चन है इस बारी जो हमने, हाँ आकाश बोलो। सर जो पहले आपने लेटर क्वेश्चन कराया था हमको, उसमें सर कंडीशन क्या थी, दोनों साइड रफ थी या दोनों साइड स्मूथ थी? नहीं, एक तरफ स्मूथ और दूसरी तरफ रफ थी शायद से आकाश, तो जहां सर तक जो मेरी उसमें जो हमारे पास एंड में जो रिजल्ट आया था 1/2 tan थीटा, वो हम इस पे डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते थे? बेटा करना देखना पड़ेगा बच्चे, एक बार देखना पड़ेगा बच्चे, ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा, अगर बच्चे एप्लीकेबल होगा तो लगा देंगे बच्चे, ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा हमारे पास, Yes, sir. है ना। चलो सो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वन क्या बच्चे, क्या आज के क्वेश्चन थोड़े से मगर सही बोल रहा था लड़का, अभी हम देख लो, हमने एक एक पॉइंट अगर डिस्कस करना है तो हमें टाइम तो लगता है बच्चे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, a uniform disk of radius r is hinged about the point on its rim and released from the horizontal position to rotate in the vertical plane। ये हमारे पास क्या है कि मेरे पास यहाँ पर काका जी एक डिस्क है, इस डिस्क को हमने हिंज कर दिया। हिंज करने का मतलब आपके पास क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इसको मैंने क्या कर दिया, हिंज कर दिया। ये बच्चे ऐसे, इसको बोलते हैं हिंज कर देना, ऐसे पकड़ लेना। ये बच्चे मैंने इसको एक पॉइंट के ऊपर क्या कर दिया, हिंज कर दिया, यानी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो अब मेरे पास कहां से पास हो रही है बच्चे, इस तरीके से। लग रहा पता बच्चे आपको, ये बच्चे ऐसे जैसे स्कूल की जो घंटी होती है बच्चे वैसे होगी। अब किया क्या गया बच्चे, सबसे पहले बोलता है कि इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ा गया। अगर इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अगर इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी तो बताओ हिंज पॉइंट कहाँ की तरफ को हो जाएगा, शाबाश बताओ। अगर इसको तो हिंज पॉइंट यहाँ कहीं पर होगा, हाँ या ना, यहाँ पर, हाँ या ना। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर था और इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ा गया, यानी कि इसको ऊपर ले जाकर किसी बच्चे ने शरारत की और इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ दिया। जब आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन से इसको छोड़ोगे तो बताओ इसका वेट कहाँ की तरफ को लग रहा होगा बच्चे, आपके पास mg नीचे की। ये बच्चा हमारे पास mg और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है, mg के बराबर। ये नीचे बोल क्या रहा है ये बच्चा हमारे पास, ये हमारे पास बोल रहा है कि इट इज रिलीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन।
मतलब ये जो आपके पास रॉड है, ये आपके पास इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये मेरे पास डिस्क यहां से रोटेट होकर ऐसे सीधी हो जाती है। आप करके भी देख सकते हो, ऐसे ले गए, छोड़ा, ये नीचे आ गई, ये नीचे आ गई, और वो बोलता है एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो वही चीज आ गई, सिर्फ वही चीज आ गई हमारे पास जिससे ये पहला क्वेश्चन शुरू हुआ था असाइनमेंट, कि हमारे पास टॉर्क यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि I इंटू अल्फा है। अब प्रॉब्लम ये है, एक डिस्क का यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे निकालोगे, मैं बताता हूँ आप कैसे निकालोगे। आप यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सेंटर ऑफ मास पे और ये साइड के ऊपर है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर कितना होता है डिस्क का, mr²/2। यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए क्योंकि बॉडी इस एक्सिस पे रोटेट हो रही है, तो mr²/2 प्लस ऑफ mr², बताओ कितने के बराबर आ जाएगा, 3mr²/2। तो मेरे पास आ गया mgr और 3mr²/2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। ये r से r कैंसिल, m से m कैंसिल, तो बताओ अल्फा किसके बराबर है, 2g/3r। तो हमारे पास यहाँ पर अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, शाबाश बता दो बच्चे, 2g डिवाइडेड बाई 3r। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू बच्चे हमारे पास 2g/3r के बराबर होनी चाहिए, पर आई थिंक सो सर आंसर यहाँ पे 4g/5r है। 4g/5r, आई थिंक सो इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन एट द टाइम ऑफ रिलीज। मास भी सेम है, यूनिफॉर्म डिस्क है, रेडियस आर है, रिलीज किया गया हॉरिजॉन्टल पोजीशन से, mg तो ऐसे ही लगेगा आपके पास, ये भी आर है यहाँ पर, 5 कैसे आ रहा है बच्चे हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सही है बच्चे हमारे पास। चल बच्चे मैं इसको एक बार रिव्यू कर लूंगा बच्चे, ठीक है, क्योंकि अभी इसके ऊपर अगर हम दिमाग लगाते हैं कई बार तो उसको हम छोड़, कोई नहीं बच्चे मैं इसको रिव्यू कर लूंगा, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए बच्चे हमारे पास, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि 2g/3r ही होना चाहिए। फिर भी बच्चे मैं इसको चेक करूंगा, ठीक है, फिर भी मैं चेक करूंगा, क्योंकि दिमाग की बत्ती जल नहीं रही है तो वो जलेगी तो बच्चे हमारे पास है। तो ये बच्चे हमारे पास ये पूरे के पूरे क्वेश्चन है। फिर भी इस क्वेश्चन के अंदर अगर किसी बच्चे को कोई आंसर, कोई चीज ना पता लगी हो तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है, शाबाश। लास्ट क्वेश्चन को छोड़ के कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है हमारे पास, 7 तो सही किए ना, 8वां अटक गया तो कोई बात नहीं, 7 तो सही किया हमारे पास, बोलो शाबाश। किसी तरीके से कोई डाउट बेटा इसके अंदर से? नो सर। अच्छा नेक्स्ट बच्चे हमारे पास, नेक्स्ट है बच्चे 9th नंबर, कैन अ बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन हैव एंगुलर मोमेंटम, यस, लेकिन बच्चे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं और होना चाहिए। सपोज कि एक बॉडी यहाँ पर ट्रेवल कर रही है, अगर उस बॉडी को आप इस पॉइंट से देख रहे हो, यानी कि आप उस पॉइंट, इस ओ पॉइंट से इसको देख रहे हो, ये mv से चल रही है, ये बॉडी जैसे जैसे आगे चलती रहेगी ये एंगल थीटा बढ़ता जाएगा कि कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहां पर अगर आप बोलोगे तो बॉडी की मोशन कौन सी है बच्चे, लीनियर मोशन है, और यहाँ पर ये बॉडी का ओ पॉइंट से आपके पास एंगुलर मोमेंटम नजर आता है, तो आप बोलोगे यस इट कैन बी पॉसिबल, लेकिन उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहीं और लेके जाना पड़ेगा जहां से आप उसकी एंगुलर मोशन देख सको, एंगुलर मोशन। अगर कोई पर्सन यहाँ पर इस बॉडी के साथ बैठा हुआ है तो वो क्या बोलेगा कि भाई ये तो ट्रांसलेटरी कर रही है, और जो पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है वो पर्सन इस लीनियर मोशन को क्या देखेगा बच्चे, इन द टर्म्स ऑफ रोटेशन देखेगा। और क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल थीटा चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, What is the lever arm for the momentum? वही perpendicular distance है बच्चे। Show that the magnitude of the angular momentum of a particle is product of linear momentum and lever arm of the momentum. ये derivation का पार्ट है बच्चे, ये आप कर सकते हो, mvr sin of theta आप कर भी सकते हो। इसके लिए आपको कॉपी देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये r है तो लीवर आर्म बच्चे आपके पास यहाँ पर r sin theta या perpendicular distance हो जाता है, तो ये हमें पता है। तो यहाँ पर बच्चे सेकंड क्वेश्चन के लिए प्लीज बच्चे आप नोट्स एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा।
show that the angular momentum about any point of a single particle move with the constant velocity remains constant throughout the motion। तो बच्चा हमारे पास mv और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ये कांस्टेंट रहेगा, उसमें चेंज किस बात का होना, उसमें बच्चा हमारे पास चेंज आपके पास कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, which physical quantity is represented by product of moment of inertia at angular velocity। टीचर आपको बोल रहा है आई ओमेगा से क्या रिप्रेजेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम। which component, क्वेश्चन नंबर 6, of linear momentum does not contribute towards the angular momentum। तो आपके पास लीनियर मोमेंटम का जो आपके पास कौन सा पार्ट है जो कि बच्चा आपके पास एंगुलर मोमेंटम की तरफ आपके पास नहीं जाता है। तो हमारे पास ऐसा कहना मुश्किल है बच्चे कि कोई भी सारा का सारा पार्ट, इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, हर पार्ट जो होता है बच्चे ये इसकी तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है कि कौन सा पार्ट नहीं जाता, बोलते नो सारे पार्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 7 सर इसका आंसर सर रेडियल कंपोनेंट बोला है इन्होंने। देखो रेडियल कंपोनेंट बच्चा हमारे पास कैसे हो सकता है, अगर मैं आपको बोलूं रेडियल कंपोनेंट बच्चा हमारे पास, फिर वही बात है बच्चा हमारे पास, लेकिन वो लीनियर मोमेंटम का पार्ट नहीं हो पाएगा ना बच्चे आपके पास। देखिए लीनियर मोमेंटम है, ये बोलना क्या चाह रहा है, अगर आप इसके भी कंपोनेंट बना दो, मैं आपको बता देता हूँ रेडियल है, लेकिन बच्चा हमारे पास ये जो रेडियल कंपोनेंट एक स्पेशल कंडीशन है, या तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करे, इसको रेडियल क्यों बोलते हैं बच्चे, क्योंकि ये रेडियस के अलॉन्ग होता है। इस क्वेश्चन को या फिर हम यहाँ पर कर दे बच्चे कि आपके पास यहाँ पर, अच्छा नहीं ठीक है कंपोनेंट बोला ना इसने, मैंने कंपोनेंट नहीं देखा, ठीक बोल रहा है, आई एम रॉन्ग, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, कंपोनेंट बोल रहा है, ठीक है मेरे को लगा कंपोनेंट, ये ठीक है बच्चे बिल्कुल सही है। आकाश यू आर वेरी गुड, यहाँ पर ये रेडियल कंपोनेंट होता है और ये बच्चा हमारे पास है, आपके पास है रेडियल नहीं परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है आकाश बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे आप, जहां पर आप गलत हो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। रेडियल कंपोनेंट, मैंने कंपोनेंट वर्ड को बहुत अंडरमाइन किया, मेरे को लगा मैंने कंपोनेंट नहीं, मैंने एमवी सोच लिया कि मास और वेलोसिटी में से कौन सा पार्ट है जो उसको, मैंने बोला मास भी जरूरी है वेलोसिटी भी जरूरी है ठीक है, तो मैंने पार्ट समझ लिया कंपोनेंट, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यस द आकाश इज ट्रू, यहाँ पर कंपोनेंट वर्ड को बच्चे मैंने अंडरमाइन किया, मैंने कंपोनेंट को क्या समझ लिया, मास और वेलोसिटी में से कौन सा कंट्रीब्यूट नहीं करता, मैंने इसको समझ लिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। कंपोनेंट जब आप उसको वेक्टर मानोगे, आई एम सॉरी सिली मिस्टेक्स। चलो अब आगे चलते हैं। Which of the following pairs is not analogous with the linear and the, आपके पास रोटेशनल मोशन, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ठीक है, फोर्स थ्रस्ट गलत है, मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन, the angular momentum of a 10 gram particle moving with the velocity 5 I cap meter per second and position vector about the origin is। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8, हमारे पास यहाँ पर पहले mv निकाल लेते हैं, mv 10 into 10 के पावर -3 और वेलोसिटी बच्चे 5 I cap, तो मेरे पास 50 into 10 के पावर -3 I cap, ये मेरे पास आ गया p आर, और आर बच्चे हमारे पास यहाँ पर कितना है 10 I कैप प्लस ऑफ 6 j कैप। अब मेरे पास बताओ क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम, शाबाश बता दो किसके बराबर है, आर क्रॉस ऑफ पी। तो आर बच्चे मेरे पास 10 I कैप प्लस ऑफ 6 j कैप और क्रॉस ऑफ पी, तो 50 into 10 के पावर -3 I कैप। तो बच्चा हमारे पास I क्रॉस I क्या होता है 0 और j क्रॉस I, j क्रॉस, वैसे I क्रॉस j होना चाहिए, तो j क्रॉस I बच्चे माइनस ऑफ के, तो I क्रॉस I 0 क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है एंड j क्रॉस I माइनस के, तो मेरे पास यहाँ पर 300 into 10 raised to power -3 माइनस ऑफ के, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 0.3 के और साथ में माइनस। ठीक है आकाश, ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास, वैसे यूनिट्स क्या दे दिया बच्चे, जूल सेकंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम के यूनिट बच्चे जूल सेकंड भी होती है। A ring of mass 10 kg and diameter 0.4 meter is rotated about its axis. If it makes 2100 revolution per minute, then the angular momentum is। टीचर यहाँ पर आपको परेशान करना चाह रहे हैं,
कैसे? यहां पर बच्चा हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे पास रिंग है जिसका मास 10 kg के बराबर है, डायमीटर 0.4, तो हमारे पास मास आपके पास 10 kg, डायमीटर का मतलब रेडियस, रेडियस बताओ कितने के बराबर है, 0.2 मीटर के बराबर है। और फिर बच्चा हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, लेकिन वहां पर भी जोल जाल कर गया, 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट है, इसको पहले पर सेकंड में लेके आओ, 2100/60, ये बच्चा आप लेके आइए, ये बच्चा हमारे पास लेके आइए, तो ये आरपीएस में जाएगा, सबसे पहले बच्चे ये आरपीएस में जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 6×3=18, तो बच्चा हमारे पास 6×3=18, तो बच्चा हमारे पास 3 बच जाएगा, तो 35 रेवोल्यूशन पर सेकंड आ गया। ओमेगा आप कैसे निकालोगे, 2π×f, तो 2 × 22/7 इंटू फ्रीक्वेंसी बच्चे 35, ये कैंसल होके 5 10, तो कितना आ गया बच्चे, 220 रेडियन पर सेकेंड। निकालना क्या है बच्चा, मुझे यहां पर निकालना बच्चा है एंगुलर मोमेंटम। तो अब एंगुलर मोमेंटम के लिए आई चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग है तो m², और ये बच्चे 10 है तो 0.2 का स्क्वायर, तो 10 इंटू आपके पास 0.04, और इसको सॉल्व करोगे 0.4 kg मीटर स्क्वायर। अब रह क्या गया, एंगुलर मोमेंटम निकालना, तो आई इंटू ओमेगा, तो अगर हम आई इंटू ओमेगा कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.4 इंटू 220, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 88 आपके पास kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये आंसर आ जाएगा, बस इतनी सी चीज है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चा हमारे पास। अब यहाँ पर ये आपके पास बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत किताबों में आपको मिल जाएगा। अगर ये मेरे पास y एक्सिस है और ये बच्चा हमारे पास x एक्सिस है, और हमारे पास किसी बॉडी को मोमेंटम मिला इस लाइन के ऊपर, और ये लाइन बच्चा हमारे पास कहां से क्रॉस हो रही है, ओरिजिन से, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बच्चे वो ये पूछ रहा है कि ओरिजिन क्या अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 बच्चे, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट आपने एंगुलर मोमेंटम निकालना है उसी में से उसका लाइन ऑफ एक्शन क्रॉस हो रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम 0, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 11, अ पार्टिकल ऑफ द मास m, 0 पता लग गया ना बच्चे, क्योंकि उसी में से पास हो रहा है। A particle p of the mass m is moving along the straight line parallel to x-axis with a constant velocity. क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूं मैं, तो हमारे पास इसका मोमेंटम किसके बराबर आ जाएगा, mv, और बच्चे x एक्सिस की तरफ है तो i कैप आ जाएगा। आपके पास इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन वेक्टर इज, अगर आप ध्यान से देखें तो इस ओरिजिन वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स निकल कर आ रहे हैं, अगर आप ध्यान दे तो इस ओरिजिन वेक्टर का आपके पास x कंपोनेंट किसके बराबर है बताओ, a के बराबर, तो a आ जाएगा, और y कंपोनेंट b के बराबर, तो आपके पास r किसके बराबर आ जाएगा, a i कैप प्लस ऑफ b j कैप। खुद तो टीचर बोल रहा है कि आपने ऐसा काम करना, और मेरे पास अब क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम, तो r क्रॉस ऑफ p, तो r क्रॉस ऑफ p का मतलब a i कैप प्लस ऑफ b j कैप क्रॉस ऑफ p, m v i कैप, i क्रॉस i 0, j क्रॉस i माइनस k, तो माइनस m v b और बच्चे k कैप। पिछले क्वेश्चन में भी तो हमने ऐसे ही किया था, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन के अंदर भी तो बच्चे माइनस का आया था, सेम बच्चे यहाँ पर भी हमारे पास माइनस का, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। A particle of mass m is projected with the velocity u, making angle 45 with the horizontal. The magnitude of angular momentum of the projectile about the point of projection when it is at maximum height. इसको मैंने क्लास के अंदर भी करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 को हमारे पास यहाँ पर अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और प्रोजेक्टाइल हमारे पास ऐसे चली, अगर ये 45 डिग्री से लॉन्च की गई है तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v cos ऑफ 45, और इसका मास अगर m kg है तो मोमेंटम mv cos ऑफ 45, यानी कि इसका मोमेंटम mv बाई क्या हो जाएगा, √2,
और मुझे O पॉइंट के अबाउट, फिर देखिए बच्चे, मुझे O पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम बताना, तो ये रहा एंगुलर मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन, और ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट के बराबर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट के बराबर है, और देयरफॉर यहां पर अब बताओ एंगुलर मोमेंटम के mv/√2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2g। ये बच्चा हमारे पास मैक्सिमम हाइट का बच्चे फॉर्मूला, याद नहीं है तो पढ़ो, और भूल रहे हो तो भी पढ़ो, अगर बच्चे पता है तो भी पढ़ना पड़ेगा। साइन स्क्वायर 45 तो ये हाफ हो जाएगा, और हमारे पास ये √2 है, तो ये हाफ है, तो हाफ इंटू हाफ 4, तो 4√2 इंटू जी, ये एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, और 12th के ऑप्शन बच्चे हमारे पास 3rd बन जाएगा। ठीक बेटा, अभी के लिए बच्चे हम इसको इतना ही करते हैं, ठीक, लेकिन इसको एक बार रिपीट कर लेना, इसमें भी कोई डाउट आए तो मुझे जरूर बताना। ठीक है बच्चे, बोलो बेटा। सर कल सुबह क्लास लगेगी? नहीं बेटा, कल सवेरे आपकी क्लास नहीं लग पाएगी बच्चे, ठीक है, कल सवेरे क्लास नहीं लग पाएगी, कल आपका टेस्ट है बच्चे, ठीक है, उसकी तैयारी कर लेना। ओके बच्चे, बाय। थैंक यू।